Hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel IAS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history and CERT classes chapter 9 part 3 women caste and reform. So let's start student. तो जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से जो वमेन की स्थिति थी और कुछ सुधारक थे किस तरीके से वो उन्होंने बदलाव लाए थे। जैसे सती प्रथा हुई थी वो किस तरीके से ख़त्म की गई थी राजा राम मोहन के द्वारा। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो चमड़ा है एक तरीके से वो मर्द पशुओं के शरीरों से निकाला जाता है। तो आखिर इन काम जो ये ऐसे काम किए करते थे वो अलग ही जाति के लोग हुआ करते थे, यानी कि उन्हें नीचा जाति में माना जाता था, उन्हें अछूत माना जाता था क्योंकि ये दूषित काम किया करते थे। एक तरीके से समाज में इन्हें एक तरीके से दूषित माना जाता था। तो ये आखिर हुआ कौन करते थे? ये हुआ करते थे मदिगा जाति के लोग। तो देखिए, तो मदिगा जाति जो थी वो 19वीं सदी में आंध्र प्रदेश में जूते सीने का काम करती थी, यानी कि जूते बनाने का काम करती थी। और जैसे कि आपको पता ही होगा जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यानी कि पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी के दौरान एक तरीके से जूतों की जो डिमांड थी, चमड़ों के जूते की डिमांड वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जैसे कि जब इन जूतों की डिमांड बढ़ी तो मदिगा जाति के लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मुनाफा हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से जो भी मांगा तो उनको वही अदा कर दिया गया, यानी कि जो उन्होंने अपने जूतों बनाने के लिए मांगा तो उन्हें वही चीज़ यानी कि वही पैसे उन्हें अदा कर दिए गए। तो देखिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि जो ये मदिगा जाति के लोग हैं वो किस तरह के काम किया करते थे। तो देखिए, सबसे पहला काम तो ये किया करते थे कि मर्द शरीर यानी कि मर्द जानवर के शरीर से चमड़ा निकालते थे और उसे साफ़ करते थे। और दूसरा काम ये करते थे कि एक तरीके से जूते बनाने का। और ये किस समुदाय के लोग थे? मदिगा। और कहाँ पर रहा करते थे? आंध्र प्रदेश में। तो चलिए अब देखते हैं। तो इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरी भी सामने आ रही थी, जैसे उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत जो थी वो बढ़ गई थी। तो अछूत मानने वाले जो थे महार समुदाय के लोग, बहुत सारे को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी। तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा सेना में काफ़ी ज़्यादा रेजिमेंट के हिसाब से एक तरीके से ग्रुप्स को बांट दिया जाता है, जैसे कि जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। इसी तरीके से एक मदिगा रेजिमेंट भी था उस समय, जिसको एक तरीके से बना दिया गया था। तो देखिए, अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों की महार रेजिमेंट बना दिया गया था। उसे दलित आंदोलन के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। तो देखिए, तो दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदार के पास मजदूर करते थे और वे उन्हें खेत संभालने में और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। तो देखिए, तो चित्र 11 में देखते हैं क्या समझाने की इन्होंने कोशिश की गई है। तो गुजरात में दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। तो देखिए, तो किस तरीके के काम किया करते थे, यानी कि एक तरीके से सभी वो काम किया करते थे, यानी कि सामानों को ढोने का और एक तरीके से खेत को संभालने का, खेत में एक तरीके से निगरानी रखने का ये काम किया करते थे। तो देखिए, तो कक्षाओं में जैसा कि आपको पता ही है कि जातियों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था। तो ऐसी भेदभाव की स्थिति में तो कक्षाओं में किस तरीके की स्थिति रहा होगी, तो इस पर भी थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा 1829 के दौरान जो एक तरीके से भारत की मुख्य 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको पता ही होगा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, ये 3 मुख्य प्रेसिडेंसी के रूप में जानी जाती थी। तो देखिए, तो बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। तो जब उन्हें इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा में बराबर बरामदे में बैठाकर आवाज़ सुनने का एक तरीके से इजाज़त दे दी गई थी। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई कमरा है और कमरे के बाहर जो बरामदा होता है उसमें बैठाकर, यानी कि उससे अलग, यानी कि अभी भी भेदभाव जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो इस भेदभाव को एक तरीके से उन्होंने फिर भी थोड़ा कम करने की कोशिश की
उन्हें फिर आवाज़ जो थी वो सुनने की एक तरीके से उन्होंने इजाज़त देती थी, ताकि कमरे को दूषित न कर सके जहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से भेदभाव की स्थिति जातियों में देखने को मिलती है। तो देखिए, तो समानता और न्याय की मांग। तो देखिए, तो 19वीं सदी के दूसरे हिस्सों तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। तो उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किए थे। तो देखिए, तो कौन कौन से आंदोलन शुरू उन्होंने किए थे। तो देखिए, तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि एक तरीके से सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो घासीदास ने, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि घासीदास ने निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सतनामी आंदोलन की। तो देखिए, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले एक तरीके से संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया, तो पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मत्तुआ पंथ में चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया और हरिदास ने जातीय व्यवस्था के सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज भी केरल कहा जाता है। तो वहाँ ऐसा एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने भी अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा और उन्होंने एक तरीके से जातिगत भिन्नता है उसके आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। तो इसके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। इसका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यामु, यानी कि मानववादी को एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। तो इन सभी पंथी की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने इन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जाति के स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया था। तो देखिए, तो जैसे कि आप चित्र 12 में देख पा रहे होंगे, जो कि श्री नारायण गुरु का ये चित्र आप देख रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गुलामगिरी। तो देखिए, तो निम्न जाति यानी कि नेताओं को ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। तो 1827 यानी कि 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खेलते हुए स्कूलों में शिक्षा पाई। तो बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अभ्यास के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और इन्हें ब्राह्मण के इस दावे को खुलकर एक तरीके से हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूलों का तर्क था कि आर्य विदेशी थे और जो उपमहाद्वीप यानी कि इस सब कॉन्टिनेंट्स के बाहर से आए थे, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के बाहर से आए थे, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। अब आर्यों ने अपना प्रभुत्व जो था एक तरीके से स्थापित कर लिया था, जो कि पराजित जनता की नीच निम्न जाति वाला सुनने लगे। फूलों के अनुसार ऊंची जातियों को उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं था, तो वह धरती यहाँ के देसी लोगों की कथित निम्न जाति लोगों में से एक थी। तो देखिए, हो क्या रहा था एक्चुअली कि जो एक तरीके से आर्य थे, जैसे कि हमने आर्यों के बारे में देखा था थोड़ा बहुत, तो आर्यों को एक तरीके से जो ये फूलेराम थे तो उनको वो मानते थे कि एक तरीके से ये इस सब कॉन्टिनेंट्स के बाहर से रहते हैं, यानी कि इस एक तरीके से इस सब कॉन्टिनेंट्स के नहीं हैं। तो देखिए, तो फूले का दावा था कि आर्यों के शासन से पहले ही स्वर्ण युग था, जब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। तो उन्होंने सुझाव दिया था कि जो शूद्र थे, यानी कि श्रमिक जातियाँ, यानी कि जो श्रम किया करती थी, एक तरीके से जो मजदूरी किया करती थी, तो वे अति शूद्र यानी कि अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। तो फूले द्वारा, यानी कि ज्योतिराव फूले द्वारा तो स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो देखिए, तो कौन सा नामक संगठन इनके द्वारा बनाया गया था? तो सत्यशोधक नामक संगठन इनके द्वारा बनाया गया था। तो देखिए, तो मैं यहाँ और तुम वहाँ, तो ये ज्योतिराव फूले के द्वारा एक तरीके से काश्तकार की चुंबक को लिखा गया। तो देखिए, तो फूले उच्च जाति नेताओं और उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद को भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था,
तो देखिए क्या लिखा था। तो ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली थी जिसमें लोगों की संपन्नता का गला काट दिया जाता था। अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे थे और वे हमारे शूद्र मुस्लिम और पायसी नौजवान को ये सलाह देते थे कि तब तक अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। तो यह एकता उन्हीं के फ़ायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। ज्योतिराव फूले काश्तकार के एक तरीके से ये एक स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया था, एक तरीके से उनकी थिंकिंग थी कि ऐसा होगा। तो देखिए, तो 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी कि गुलामी नामक की एक किताब लिखी थी। तो देखिए, तो गुलामगिरी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? एक तरीके से फूले के द्वारा। कब लिखी गई थी? 1873 में। तो इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिकी में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। तो देखिए, अमेरिका में जब गृह युद्ध हो रहा था तो कौन सी प्रथा को खत्म कर दिया गया था? दास प्रथा को। तो फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकी को समर्पित की जिन्होंने गुलामियों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिकाओं के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया, यानी कि एक तरीके से बाहर की विदेशी कड़ियों को भी इसी पुस्तक में उन्होंने जोड़ दिया था। तो देखिए, तो जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था को अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। तो वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतें और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। तो जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में पश्चिमी भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में ईस्वी रामस्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं का नेतृत्व में चलता रहा। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक तरीके से जब देश आज़ाद हो गया था और उनके द्वारा एक संविधान को रचित किया गया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा संविधान के कानून जो थे और उनके अनुच्छेद दलितों के लिए, यानी कि एक तरीके से जो नीची जाति के लोग थे जिनका एक तरीके से इतिहास में शोषण होता आ रहा था, तो उनके लिए कुछ कानून बना दिए गए थे, यानी कि एक तरीके से उनको समानता का जो था वो अधिकार दे दिया गया था। महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा अधिकार जो थे वो दे दिए गए थे। और वर्तमान समय में इनमें एक तरीके से संशोधन होते होते आज ये वर्तमान की स्थिति ये है कि आज जातियों का जो भेदभाव है, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो आज इतना भेदभाव हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। कल मिलते हैं एक और नई स्पेशल वीडियो के साथ। कल की स्पेशल वीडियो इसलिए है क्योंकि आपके लिए उसमें सरप्राइज़ है। ऑलराइट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद एंड कीप लर्निंग।